हाय, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, कल के वीडियो में आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था और उसके अंतर्गत आने वाले कई प्रकार के वाक्यों के बारे में मैंने आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया था। आज भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले दो ऐसे वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे जो पिछले वीडियो में यह छूट चुका था। ओके, वहाँ यह नहीं बन पाया क्योंकि अगर बनाते तो वह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए उस पार्ट को, उस हिस्से को, उस बचे हुए हिस्से को इस वीडियो में हम इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं क्या बच गया है। दोस्तों, आपका अगला वाक्य है राम कहाँ जा रहा था। इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कहाँ शब्द लगा हुआ है जो कि प्रश्न पूछ रहा है कि राम कहाँ जा रहा था, और वाक्य के अंत में यह क्वेश्चन मार्क का टैग लगा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि यह सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि रहा था लगा हुआ है। ओके, इस प्रकार के वाक्यों का जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं उस समय जो है कि इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यह फार्मूला क्या है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड वेयर, देन प्लस वाज एंड वेयर में से किसी एक को लेना है, देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपका वर्ब का फोर्थ रूप विथ आईएनजी लिखा जाएगा और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर कहाँ जो शब्द है इसकी अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। वेयर को हम पहले लिखेंगे, वेयर को हम यहाँ लिख चुके हैं। इसके बाद में वाज और वेयर में से हमें सिलेक्ट करना है, दैट इज डिपेंड अपॉन योर सब्जेक्ट। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और राम थर्ड पर्सन है, राम के साथ में वाज लगेगा। हमने यहाँ वाज को भी लिख दिया। इसके बाद में लिखना है सब्जेक्ट राम, अब आती है बारी आपके वर्ब की। वर्ब क्या है, राम कहाँ जा रहा था। आपका ट्रांसलेशन बन गया वेयर वाज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा था। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस सेंटेंस में राम कहाँ जा रहा था, कहाँ की अंग्रेजी को पहले लिखा है जो कि आपका फार्मूला कहता है। देन राम के साथ में वाज लगता है क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हमने वाज को लिखा है। उसके बाद में फार्मूले के हिसाब से मैंने सब्जेक्ट को लिखा है, फिर वर्ब में आईएनजी लगा करके लिखा है, वर्ब का फोर्थ रूप लिखा गया है। ओके, आपका ट्रांसलेशन बना वेयर वाज राम गोइंग। अब देखिए, इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाएंगे। दोनों कैटेगरी को हम साथ में लेकर के इसलिए चलना चाहते हैं ताकि कम समय में हम ज्यादा कुछ सीख पाएंगे। ओके, राम कहाँ, हमने यहां पर नहीं ऐड कर दिया। इस कंडीशन में अब जो ट्रांसलेशन होगा हमें इस फार्मूले को यूज करना होगा। यह फार्मूला क्या है, एज इट इज रहेगा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड वेयर प्लस वाज, वेयर, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में जो है कि हम वर्ब को नहीं लिख करके नोट को लिखेंगे, और नोट के बाद में हम वर्ब के फोर्थ रूप को लिखेंगे, देन सबसे आखिर में जो है कि ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके, आइए देखते हैं। वेयर एज इट इज लिखा जाएगा, वाज को भी हम जैसा का तैसा लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को भी हम जैसा का तैसा लिखेंगे। अब हमें सब्जेक्ट के बाद में नोट को यूज करना है। नोट लिखने के बाद जस्ट उसके बाद में जो है कि हमारा वर्ब लिखा जाएगा। आपका ट्रांसलेशन क्या बन रहा है, वेयर वाज राम नॉट गोइंग, राम कहां नहीं जा रहा था। इन दो सेंटेंसों को जो है कि हमने चुटकी में ट्रांसलेट कर दिया क्योंकि हम लोग इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस रूल्स को जो है कि आप नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यह स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिर्फ आपको रखना नहीं है, इसे दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे,
जब भी इस प्रकार के हिंदी वाक्य आपको मिलेंगे, आप उसका बहुत ही आसानी से इसी फार्मूले के आधार पर आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं और आपका ट्रांसलेशन सही होगा, बिल्कुल सही होगा। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों, आपका अगला वाक्य है वे क्यों हंस रहे थे। यहां भी आप देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में भी यहाँ क्यों शब्द लगा हुआ है, जो कि इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना रहा है, प्रश्नवाचक बना रहा है। क्यों की अंग्रेजी होता है वाई, और वाई को हम पहले लिखेंगे। वाई के बाद में हमें वाज और वेयर में से सेलेक्ट करना है, जो कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वे। वे की अंग्रेजी होता है दे, और दे के साथ में वाज नहीं लगता है, वेयर लगता है। हम वेयर को लिखेंगे। अब आती है बारी सब्जेक्ट लिखने की। सब्जेक्ट क्या है, दे। फिर वर्ब क्या है, वे क्यों हंस रहे थे। हंसना जो है यहाँ वर्ब है। वाई वेयर दे लाफिंग। दोस्तों, आपका ट्रांसलेशन बना वाई वेयर दे लाफिंग, वे क्यों हंस रहे थे। ओके, इसी वाक्य को अब हम नेगेटिव बनाएंगे। वे क्यों नहीं हंस रहे। यहां हमने नहीं शब्द ऐड कर दिया। आपका यही सेंटेंस जो है कि नेगेटिव बन गया, और इस नेगेटिव बन जाने के बाद जो है इसका ट्रांसलेशन होगा इस फार्मूले के आधार पर। ओके, वाई को हम एज इट इज लिखेंगे। वेयर भी एज इट इज लिखा जाएगा। आपका सब्जेक्ट भी एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में नोट को लिखना है, और नोट लिखने के बाद हमें वर्ब का फोर्थ रूप मतलब आईएनजी वाला वर्ब लिखना है। दोस्तों, आपका ट्रांसलेशन बना वाई वेयर दे नोट लाफिंग, वे क्यों नहीं हंस रहे थे। दोस्तों, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। फ्रेंड्स, आपका अगला वाक्य है वर्षा क्यों हो रही थी। यहां भी आप देख रहे हैं क्यों शब्द लगा हुआ है, जो इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। ओके, इसकी अंग्रेजी क्या होता है, वाई। वाई को हमने यहाँ पहले लिखा। ओके, यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्षा। वर्षा मौसम को बताने वाला एक शब्द है, और जब भी जो है इस प्रकार की चीजें जब आती है सब्जेक्ट के तौर पे, तो वहां हम इट का उपयोग करते हैं। हम लोग ईट के तौर पे इसको लेंगे, और ईट के साथ में वाज लगता है। वाज को हम यहां लिखेंगे। देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा ईट, जो मौसम को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। ओके, वाई वाज इट रैनिंग। आपका ट्रांसलेशन क्या बना, वाई वाज इट रैनिंग, वर्षा क्यों हो रही थी। और इसी को अगर नेगेटिव बनाना होगा तो वह कैसे बनेगा, वर्षा क्यों नहीं हो रही। यहां हमने नहीं शब्द ऐड कर दिया, आपका वाक्य हो गया वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। ओके, आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। वाई को हम एज इट इज लिखेंगे। वाज भी आपका जैसा का तैसा लिखा जाएगा। सब्जेक्ट इट, ये भी ऐसे लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद हमको नोट लगाना है, देन हमें वर्ब लिखना है। आपका ट्रांसलेशन क्या बन रहा है, वाई वाज इट नॉट रैनिंग, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप देख रहे हैं कि जो भी हम वाक्य ले रहे हैं उसका तुरंत जो है कि ट्रांसलेशन बहुत आसानी से हो जा रहा है। आइए कुछ और वाक्य लेते हैं।
दोस्तों आपका अगला वाक्य है आप लोग शोर क्यों कर रहे थे। दोस्तों इस वाक्य में भी आप देख रहे हैं यहाँ क्यों शब्द लगा हुआ है, मतलब यह प्रश्नवाचक है। इसी की अंग्रेजी को हम पहले लिखेंगे व्हाई। आपका सब्जेक्ट है आप लोग, यू के साथ में वेयर लगता है। हमने यहाँ वेयर को लिख दिया, देन हम सब्जेक्ट को लिखेंगे यू को हमने लिख दिया। देन हमें सब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, आप लोग शोर क्यों कर रहे थे। Why were you making noise? दोस्तों आपका ट्रांसलेशन क्या बना, Why were you making noise? आप लोग शोर क्यों कर रहे थे। ओके, अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा तो यह कैसे होगा, आप लोग शोर क्यों नहीं कर रहे थे। ओके, आप लोग शोर क्यों नहीं कर रहे थे। ओके, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, हम वाई को एज इट इज लिखेंगे, वेयर को एज इट इज लिखेंगे, सब्जेक्ट को एज इट इज लिखेंगे, देन हमें नोट यूज करना है। नोट हमने यहां लगा दिया, अब आएगी वर्ब। दोस्तों आपका ट्रांसलेशन क्या बन रहा है, वाई वेयर यू नॉट मेकिंग नॉइज। आप लोग शोर क्यों नहीं कर रहे थे। दोस्तों यह सेंटेंस भी जो है कि बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो गया। दोस्तों आईएनजी वाला जो ट्रांसलेशन होता है, या वह प्रेजेंट टेंस का हो या पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, यह बहुत ही आसान होता है। आप इसको तुरंत सीख सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके वीडियो को देखना होगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है आप परीक्षा कब दे रहे थे। यहाँ आप देख रहे हैं कब शब्द लगा हुआ है, जो इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। कब की अंग्रेजी होता है व्हेन, व्हेन को पहले लिखा जाएगा। देन आपका यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आप की अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ में वेयर लगता है, हम वेयर को लिखेंगे यहाँ। देन आपका सब्जेक्ट यू लिखा जाएगा। अब आती है बारी आपके वर्ब की। यहाँ वर्ब क्या है, आप परीक्षा कब दे रहे थे। परीक्षा देने की अंग्रेजी होता है दोस्तों अपीयर। ओके, appearing at examination। आपका ट्रांसलेशन क्या बन रहा है, When were you appearing at examination? आप परीक्षा कब दे रहे थे। अगर इसी को नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, आप परीक्षा कब नहीं दे रहे थे। आपका यह सेंटेंस जो है कि नकारात्मक बन गया। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, When को एज इट इज लिखेंगे, Where को भी हम एज इट इज लिखेंगे, सब्जेक्ट को भी हम जैसा का तैसा लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है। नोट के बाद में हमें अपीयरिंग एट एग्जामिनेशन लिख देना है। आपका ट्रांसलेशन क्या बना, When were you not appearing at examination? आप परीक्षा कब नहीं दे रहे थे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस जो है तुरंत ट्रांसलेट हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एक
कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। यह ट्रांसलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप बड़े से बड़े वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस वीडियो को लगातार देखना होगा। मैं मल्टीपल सेंटेंस को यहाँ पे ले रहा हूँ और उसका ट्रांसलेशन करके आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को आप जो है कि ट्रांसलेशन करना सीख जाएं और आने वाले इम्तहान में जो है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपके पास में ट्रांसलेशन की जानकारी नहीं है तो आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। सिर्फ पढ़ देने से जो है कि अंग्रेजी का जानकार नहीं बना जा सकता है। पढ़ने के साथ साथ उसको समझना, सही सही लिखना और सही सही बोलना, ये सारे की सारी चीज़ें जो है कि बहुत ज़रूरी है। और यह कब आएगा? जब परफेक्ट ट्रांसलेशन का आप जानकार होंगे। अगर आप जानकार बनना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से देखिए। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है वे क्या कर रहे थे। इस वाक्य में आप देख रहे हैं क्या शब्द लगा हुआ है। क्या की अंग्रेजी होता है व्हाट। व्हाट को हम पहले लिखेंगे। देन हमें वाज और वेयर में से सेलेक्ट करना है। वे की अंग्रेजी दे होता है बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट हियर, और दे के साथ में वेयर लगता है। वेयर को हमने यहां लिख दिया। अब हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब यहाँ वर्ब क्या है? वे क्या कर रहे थे। व्हाट वेयर दे डूइंग। दोस्तों आपका यह ट्रांसलेशन हो गया। क्या बना? व्हाट वेयर दे डूइंग। ओके, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? वे क्या नहीं कर रहे थे। इस कंडीशन में हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा? व्हाट एज इट इज लिखा जाएगा, वेयर भी एज इट इज लिखा जाएगा, देन दे भी एज इट इज लिखा जाएगा, और दे के बाद हमें नोट लिखना है। अब हम यहां नोट लिख देंगे। इसके बाद हमें वर्ब लिखना है। दोस्तों आपका ट्रांसलेशन क्या बन रहा है? व्हाट वेयर दे नोट डूइंग। वे क्या नहीं कर रहे थे। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है रोगी कैसे टहल रहा था। कैसे, कैसे की अंग्रेजी होता है हाउ। हाउ को पहले लिखा जाएगा। अब यहां देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है? रोगी, पेशेंट। ओके, पेशेंट इज द थर्ड पर्सन और इसके साथ में वाज लगेगा। वाज को हम पहले लिखेंगे। अब आती है बारी सब्जेक्ट की। हाउ वाज पेशेंट। सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है? टहल रहा था। हाउ वाज पेशेंट वॉकिंग। आपका ट्रांसलेशन क्या बन रहा है? हाउ वाज पेशेंट वॉकिंग। रोगी कैसे टहल रहा था। इसी को आप नेगेटिव बना सकते हैं। रोगी कैसे नहीं टहल रहा था। तो सेंटेंस क्या बन गया? रोगी कैसे नहीं टहल रहा था। अब यहाँ ट्रांसलेशन देखिए कैसे बदल रहा है। हाउ एज इट इज लिखा जाएगा। इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। वाज भी आपका जैसा का तैसा लिखा जाएगा। सब्जेक्ट पेशेंट एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके जस्ट बाद में हमें नोट लगाना है। ओके, आपका वर्ब यहां पे आपका ट्रांसलेशन क्या बन रहा है? हाउ वाज पेशेंट नॉट वॉकिंग। रोगी कैसे नहीं टहल रहा था। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ कुल 14 सेंटेंस लिए। 14 सेंटेंस को हमने झटके में जो है कि ट्रांसलेशन करके आपके सामने बता दिया।
दोस्तों आप लोग भी इसी प्रकार से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना होगा। अगर आप अपना समय थोड़ा सा इस ग्रांड ग्रामर चैनल की ओर से बनाए गए वीडियो के साथ में अगर बिताते हैं और ध्यानपूर्वक अगर एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, दोस्तों मैं दावा करता हूं आप भी जो है कि इतनी ही आसानी के साथ और इतनी ही जल्दी ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। अगर आप ग्रांड ग्रामर चैनल के वीडियो के साथ में थोड़ा सा समय बिताते हैं तो आप भी इतनी आसानी से और बहुत ही फास्ट आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।